नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। पॉलिटी आपको उम्मीद करता हूं कि काफ़ी हद तक समझ आई होगी। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद आगे के जो कॉन्सेप्ट होंगे, आगे की जो क्रिया होगी, आगे की जो प्रक्रिया होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो काफ़ी आपको इजी लगेगी। और बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के समझने की कोशिश करना। मेरा पूर्ण प्रयास यह रहेगा कि आपको संविधान यानी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीति और राजव्यवस्था में आपको कहीं भी क्या करें, झांकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, संविधान एवं राजव्यवस्था, राजनीति कह गया। आपको संविधान और राजव्यवस्था में कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी अगर है तो आपको इसमें आपको कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप बस अगर आप ईमानदारी से अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अपने नोट्स को मेंटेन कर रहे हैं, कैसे उनका अपडेशन करना है, तो अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहली बात। दूसरी बात कि आज हम जिस सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा ये चीज़ें हमारी व्यवहारिक जीवन से भी जुड़ी हुई हैं। इसमें आपको कहीं ना कहीं आपके भी कुछ कर्तव्य हैं। मेरा योगदान अगर मैं आपको बताऊं, मेरा योगदान अगर आप 100% मेहनत करते हैं, अगर एग्ज़ाम 100% में क्लियर होता है तो मैं अपना योगदान सिर्फ 40 से 45% तक मानता हूं। ये भी खैर मैंने ज़्यादा दे दिया, 30% मानता हूं जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसके बाद आपकी कुछ ड्यूटी है, आपके कुछ कर्तव्य हैं कि आप उन पर कार्य करें। आप अपने नोट्स को कैसे अपडेट करें, कैसे करंट को उससे कनेक्ट करें, किन मैगजीन्स को आपको पढ़ना चाहिए, कौन से सोर्स से आपको पढ़ना चाहिए। धीरे धीरे अब मैं सब चीज़ों का आपके समक्ष वार्ताएं करूंगा, बशर्ते आपको अपनी तैयारी को करते हुए काफ़ी, एक तो आपको पेशेंस बनाए रखना होगा, काफ़ी धैर्य की ज़रूरत होगी। दूसरा कि ये जो बाकी का 60% है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इस 60% में भी अगर 40% मैंने आपके साथ मेहनत की है, आप अगर 30% मेहनत कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिसके 70% नंबर आते हैं एग्ज़ाम में, और ये वो एग्ज़ाम नहीं है जहां पर 100 में से 100 नंबर आते हैं, अच्छे एग्ज़ाम में रिजल्ट देख लेना। कुछ अपवादित वर्ग भी हैं, जैसे कुछ कहेंगे कि 100 में से इतनी मेरिट चली गई, 100 में से उतनी मेरिट चली गई, तो आप अफवाहों पर ध्यान मत दें। उत्तराखंड में पिछले जो रिजल्ट निकले हैं सब A1 रिजल्ट निकले हैं। यूपी की परीक्षा में भी काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी बच्चों का हो भी रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं उनका हो रहा है। समय ज़्यादा ना लगे, आप जिस प्रक्रिया से आप पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में चल रहे हैं, अगर उसी प्रक्रिया में आप मेरे साथ हिस्ट्री और हिंदी और उत्तराखंड में भी चले तो उत्तराखंड तो मैं इसलिए रीजनल बोल देता हूं कि उत्तराखंड, चूंकि उत्तराखंड से ही मैं बिलोंग करता हूं, तो उत्तराखंड मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा भी है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी पहले अध्यापन कार्य भी किया है उसको लेकर। तो इसलिए उत्तराखंड को भी पढ़ाने में मैं इंटरेस्टेड हूं। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका ये हिंदी और उत्तराखंड और करंट को कैसे ऐड करना है, इन 3-4 सब्जेक्ट की मैं आपको पुख्ता समझ बनाऊंगा। ज्योग्राफी के लिए भी आपके लिए एक अच्छा टीचर मैनेज करने की कोशिश करूंगा। साइंस के लिए भी एक अच्छा टीचर आएगा आपके लिए, जो भी होगा आपको बेसिक्स से पढ़ाएगा, जैसे मैंने आपको बेसिक्स से उठाया है। तो खैर ये बात होती है कि ये जो आपको 30% मेहनत है, ये आप ही को करनी है, ये आप ही का कर्तव्य है, इसे मैं नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, आपका जितना अधिकार था, जैसे हम आज पढ़ेंगे, आपका जितना अधिकार था मैं आपके अधिकार के अकॉर्डिंग पढ़ाता जा रहा हूं, लेकिन कुछ कर्तव्य आपके हैं जिससे कि आप संतुलन बनाया जा सके और आप एक अच्छे मार्ग पर प्रशस्त हों। न सिर्फ आप नौकरी ओनली फॉर
पैसे कमाने के लिए गेन करें, बल्कि आपको चीज़ों की समझ हो। आप जिस कार्यालय में जाएं, जिस दफ्तर में जाएं, आपके अंदर अगर नॉलेज का भंडार होगा, आपके अंदर अगर नॉलेज की सीमित क्षमता होगी, तो आप वहाँ पर क्या होंगे कि आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। यदि आप दो चीज़ें आगे की जान रहे होंगे तो आपकी वहाँ पर छवि भी अच्छी होगी और आपकी वहाँ पर पूछ भी अच्छी होगी। तो ये कहाँ पर डिपेंड करता है, जब आपके कर्तव्य आपके साथ हमेशा जीवन की प्रगति को ऊपर ले जाने के लिए आप अपने कर्तव्यों को उसमें शामिल करते जाते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन आप अच्छे से सही दशा और दिशा में करते हैं, तो आप एक बेहतर सफलता भी प्राप्त करते हैं और आप एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है मूलतः वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आपसे ये बात पूछ ले कि फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सोचिए, जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल कर्तव्य क्या होते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? कमेंट में जरूर लिखिएगा जो आपने सोचा होगा। ठीक है दोस्तों, ईमानदारी से लिखिएगा। मैं देखना चाहूंगा कि किसने क्या सोचा कि मूल कर्तव्य क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आपको बताता हूं। हर डेफिनेशन कई सारी हो सकती है। आप जो बताएंगे वो भी सही हो सकता है, जो मैं बताऊंगा वो भी सही हो सकता है, इससे कुछ अलग हो वो भी सही हो सकता है। लेकिन जो सबसे एप्रोप्रिएट भाषा है, तो हम जिसे कह सकते हैं कि कर्तव्य विहीन समाज को रोकने के लिए मूल कर्तव्य जरूरी है। ठीक है दोस्तों, समझ सकते हैं आप कि कर्तव्य विहीन समाज को रोकने के लिए और या उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए, समाज के संतुलन को बनाए रखने के लिए, या जिस समाज में कर्तव्य ही नहीं होंगे, किसी की ड्यूटीज ही नहीं होंगी, तो क्या होगा? वो समाज सिर्फ अपने अधिकारों के लिए क्या करेगा? लड़ेगा। देखो, अधिकारों के लिए लड़ना अलग चीज है, कर्तव्यों को निभाना अलग चीज है। दोनों एक प्रकार से अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों एक प्रकार से पैरेलल है। दोनों साथ चलती हैं पर मिल नहीं सकती। एक ही नदी के किनारे हैं, मैंने कहा कि दोनों साथ चलती हैं लेकिन मिल नहीं सकती। दोनों को परस्पर में घनिष्ठ संबंध है। अगर मैं कहूं कि हमने FRAs पढ़े और हम यहां लिख रहे हैं FDs, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो FRAs अगर हमने 12 से 35 तक पढ़े, तो हम ये तो कहते हैं कि ये हमारे अधिकार हैं। हमें विचरण की स्वतंत्रता है, हमें व्यक्तिगत जीने की स्वतंत्रता है, हमें सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता है, हमें धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, मानव शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता है। लेकिन क्या सिर्फ अधिकारों की बात करेंगे आप? क्या सिर्फ आप अधिकारों की ही दुहाई देंगे? क्या आपकी कोई ड्यूटीज नहीं रहेंगी? आप अगर कर्तव्यों की बात नहीं करेंगे तो आप कैसे अधिकार की बात कर सकते हैं? आपके इंसान के अंदर अगर कोई अधिकार, कर्तव्य की भावना अगर उसके अंदर नहीं होगी, तो आपको अधिकार, आप ये, मैं आप वास्तव में आपको बताऊं, फंडामेंटल ड्यूटीज कोई बाध्यकारी प्रोविजन नहीं है कि ये बाध्यकारी, जबकि अधिकार बाध्यकारी हैं। लेकिन आप अपनी नैतिक दृष्टि से सोच के देखें, एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होनी जरूरी है? क्या इंसान के अंदर कर्तव्य होने चाहिए? जैसे हम बात करें कि हमारे माता पिता हैं, हमारा माता पिता ने हमें जन्म दिया, उनका कर्तव्य, जैसे वो क्या है कि ये हमारा अधिकार है कि हम अपने माँ बाप की जो पैतृक संपत्ति है हम उसमें भागीदार बने। लेकिन आपने देखा होगा हर माँ बाप का ये भी तो कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों का जो लालन पालन है वो बेहतर करे, वो उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाए, वो उसे एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे, ताकि वो एक समाज में एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज बनकर निकले। अगर आपके माता पिता के ये कर्तव्य हैं तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। कई बार आपने देखा कि कर्तव्यों की बात करते हैं और हम
जो हमारे माता पिता हैं जब वो बुढ़ापे का शिकार होते हैं, बुढ़ापा एक ऐसा कटु सत्य है जो हमेशा जीवन में आता है, लेकिन जब उनके ऊपर बुढ़ापा आता है या फिर रोड में किसी का एक्सीडेंट हुआ और हम क्या करते हैं, देख के मुंह घुमा के चल दिए। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें मैं आपको गिना सकता हूं, लेकिन आपका क्या दायित्व नहीं बनता कि आप बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करें। जिन माता पिता ने आपको आपके लिए अपनी खुशियों को बलिदान कर दिया, अपने सुख और समझ को नहीं देखा, उन्होंने आपके लिए अपना जो पूरा जीवन था वो आपके लिए समर्पित कर दिया, तो क्या आपका कुछ दायित्व नहीं बनता? क्या आपके कोई कर्तव्य नहीं बनते? क्योंकि आज समाज में काफ़ी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और मैं आपको बताऊं कि बिहार सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को अनाथालय में भेजेगा उसके खिलाफ दंडिक कार्रवाई होगी। ऐसे क्या कारण है? हमारे समाज में कर्तव्यों की जो व्यापकता है वो क्यों सिमट रही है? तो इसी को लेकर हम आज बात करेंगे। कुछ कर्तव्य हैं तो उन्हें कैसे सरकार की बात आई, कैसे उन पर बात हुई, तो उन्हें भी समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा था अगर आप अधिकार की बात करते हैं तो आपके कुछ ड्यूटीज भी होनी चाहिए, यानी आपके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। आपके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो दोनों को हम अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि अगर कुछ अधिकार की बात करते हैं तो उसके साथ कुछ कर्तव्यों की भी बात होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल क्यों नहीं किया गया था। सवाल ये भी है। चलो पढ़ना ना पढ़ना तो बाद की बात है, कि हम जाने कर्तव्य होते क्या, ये हमने जान लिया। सवाल ये आता है कि जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में मूल कर्तव्य क्यों नहीं थे? ठीक है, तो मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों नहीं थी? सवाल ये है। इसका सिंपल सा सवाल है दोस्तों कि तत्कालीन देशकाल परिस्थिति कर्तव्यों को निभाने के लिए, तत्कालीन देशकाल परिस्थिति कर्तव्यों को निभाने के लिए सक्षम नहीं थी। ये कारण था। चूंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा संविधान, जब मैं आपको संविधान बता के आया था संविधान क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था हमारा संविधान क्या है, एक लिविंग एंटिटी है, लिविंग ऑर्गेनिक एंटिटी, यानी हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। हमारा संविधान जड़ता को प्रदर्शित नहीं कर सकता कि भाई 1950 में जो प्रोविजन लिख दिए गए थे वो अभी भी होंगे। तो ये क्या कहता है कि इसमें संविधान में ये बात स्पष्ट है कि संविधान में अगर देशकाल परिस्थिति आने वाले समय में ऐसी है कि उसमें कुछ जोड़ा जाना चाहिए या उससे कुछ हटा देना चाहिए, तो ये हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में पहले से ही बात समाहित थी कि वो इस प्रोविजन को रखें। और इसी के कारण 1976 में एक समिति का गठन होता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन होता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति क्या कहती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे, AR अंतुले,
एसएस रे और हाँ सीएम स्टीफन। कितने सदस्य थे इसमें? 3 सदस्य थे और सरदार स्वर्ण सिंह समिति क्या थी? ये इसके हेड थे। ठीक है, कभी आपसे पूछ ले कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन थे, निम्न में से कौन नहीं था, तो आपको ध्यान रखना चाहिए AR अंतुले, एसएस रे और सीएम स्टीफन इसके सदस्य थे और सरदार। इन्हें कहा कि आप कुछ सुझाव दीजिए। इंदिरा गांधी सरकार ने कहा कि आप कुछ सुझाव दीजिए कि जिससे राज्य के जो नागरिक हैं उन्हें क्या कर सके, मूल कर्तव्य प्रोवाइड किए जा सके। ठीक है, वो कर्तव्य क्या हो, इसके बारे में संस्तुति की। इसके बारे में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में अपनी रिकमेंडेशन दी। ठीक है, और इसी के आधार पर भाग 4 क जोड़ा गया। और कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, सबसे ज्यादा संविधान संशोधन यही बोला जाता है, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछ ले लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो आप आंसर कर सकते हैं कि 42वें संविधान, क्योंकि इसके द्वारा इतने प्रोविजन जोड़े गए हैं। आप देखते भी होंगे, चाहे प्रस्तावना में संशोधन होना हो, चाहे समाजवादी विचारधारा को लेकर आना हो, चाहे ये हो, मैंने अनगिनत जगह आपकी जगह 42वें संविधान संशोधन का जिक्र किया होगा। ठीक है, तो भाग 4 के द्वारा क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 51A या फिर क। ठीक है, और इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को समाहित किया गया। ठीक है दोस्तों, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को समाहित किया गया कि ये 10 क्या होंगी? फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी। जब 42वें संविधान संशोधन की बात हुई, ये बात हुई इसकी बात, सामान्य जानकारी। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ये आए कहां से हैं। अब मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूं, भाग 4 क और आर्टिकल 51। ठीक है दोस्तों, ठीक है, पहला पॉइंट है समिति कौन सी बताई मैंने आपको दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दूसरा कहां से लिए गए? USSR से, वर्तमान क्या है? रूस। सोवियत संघ से लिए गए हैं, रूस से। ठीक है, नेक्स्ट है एकमात्र पूंजीवादी देश जापान में, एकमात्र पूंजीवादी देश जापान में, एकमात्र पूंजीवादी देश जापान में FDs की बात की गई है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जितने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की थी 8। अगर आपसे कभी पूछ ले कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की बात की थी, तो 8 की बात की थी, लेकिन हमारे यहां वर्तमान में 11 हैं। और जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो शामिल कितने किए गए थे? 10 शामिल किए गए थे, इतनी बात। तो 8 FDs की बात की थी। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखना इसके बारे में, हाँ बस ये लिख लेना, यह न्यायालय को निर्णय में मदद करते हैं। ठीक है, इतनी बात मूलभूत जानकारी है। सवाल अगर कॉन्सेप्चुअल बनेगा तो यहीं से बनेगा, इतनी बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले बता ही दी है, तो उसके बारे में अब हम जान लेते हैं कि वो 10 कौन कौन से हैं, तो उनकी बात करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, ओह आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, सबसे पहला आता है संविधान की रक्षा करें
एवं उसके संविधान की रक्षा करें, एवं उसके आदर्शों संस्थाओं। अब आदर्श संस्था कौन से हैं? जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर करें, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन को, स्वतंत्रता के लिए थोड़ी लैंग्वेज बड़ी दिक्कत करती है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले स्वतंत्रता के उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ठीक है। तीसरा 1, 2, तीसरा क्या कहता है? तीसरे में बात कही गई है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें व उन्हें अक्षुण्ण रखें। ठीक है दोस्तों, अक्षुण्ण रखें। ये बात पहले 3 को समझ लें हम। संविधान की रक्षा करें मतलब संविधान का अगर अतिक्रमण हो रहा है तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि हम उसके प्रति क्या रहे, सजग रहें, उसके उच्च आदर्शों, राष्ट्रगान जैसे होता है तो खड़े हो जाएं, राष्ट्र ध्वज को क्या करें, सम्मान की दृष्टि से देखें। जैसे आपने देखा होगा कि क्या होता है 15 अगस्त पे क्या होता है कि तिरंगा सभी लेते हैं और अगले दिन तिरंगा क्या मिलता है, रोड पर मिलता है। तो ये गलत चीज है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ऐसा अगर कोई कर भी रहा है उसे रोकें, भले ही वो हम वहां पर हमें बेइज्जत होना पड़े तो आप बेइज्जती का डर मत करें। ये हमारा परम कर्तव्य है क्योंकि संविधान ने इन कर्तव्यों की बात की है। हम उन्हें समझा सकते हैं, हम उन्हें कह सकते हैं देखिए इस तरीके का कार्य कोई मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, ये हमारे संविधान का आदर्श और उच्च संस्था है, इसलिए इनका हमें सम्मान करना चाहिए, ठीक है, आदर करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन, सपोज दैट देश काल परिस्थिति ऐसी आ गई कि उस परिस्थिति में राष्ट्र को आंदोलन करना पड़ सकता है। जैसे हमारे काफ़ी आंदोलनकारी रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जब उन्होंने देश जब उपनिवेश था, गुलाम जी से बोलते हैं, जब देश उपनिवेश था ब्रिटिश सरकार का, तो कहीं ना क्या है उनके जो अंदर था कर्तव्य, बलिदान की एक भावना थी, उसे वो कर्तव्य समझ रहे, बलिदान अपना कर देते हैं, उसे क्या थे, वो बलिदान होने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो ये क्या है, ऐसे उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे, जैसे ही चीजें हों तो इंसान क्या, हमारे भारत के नागरिक क्या हो, सामने आए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, यानी ऐसे किसी भी शब्दों का चयन न करें जिसके आधार पर देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता, इंटेग्रिटी, यूनिटी और सोवरेनिटी क्या हो, ब्रीच हो, उसका इंक्रोचमेंट हो, ऐसे किसी भी शब्दों का प्रयोग न करें। तो ये बात कौन कहता है, मतलब तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। नेक्स्ट है देश की रक्षा करें, 4 हैं, देश की व आवाहन
किए जाने पर राष्ट्र सेवा करें। ठीक है दोस्तों। 5 हैं, भारत के सभी लोगों में भारत के सभी लोगों में समानता, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें एवं ऐसी ऐसी भावना का विकास करें जो धर्म, राज्य से भेदभाव रहित हो व ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है दोस्तों। भारत के सभी लोगों में समानता, भ्रातृत्व की ऐसी भावना का निर्माण करे या विकास करे जो धर्म, भाषा, वर्ग या प्रदेश आधारित सभी भेदभाव से रहित हो और प्रथाओं को स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी गौरवशाली परंपरा, संस्कृति, हमारी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें व उसकी रक्षा करें। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी। देश की रक्षा करें आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सिंपल है कि देश की क्या करें। देश की आप किसी भी प्रकार से रक्षा कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सैन्य तौर पर ही रक्षा करनी चाहिए। आप किसी भी तरीके से देश निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हो। भारत के सभी लोगों में समानता, भ्रातृत्व, यानी आपका धर्म क्या है। आपका ये धर्म होना चाहिए कि आप अपने अंदर या फिर जो भी आपके आसपास हैं उनसे अपने से क्या अपेक्षा करें कि मैं ये अपेक्षा करता हूं कि सबके अंदर क्या हो, एक समान भ्रातृत्व यानी समान भाईचारे की भावना क्या हो, उसमें डेवलप हो और सभी क्या रहे, मिलकर साथ रहें। नेक्स्ट है कि ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। यानी हमारे यहाँ स्त्री को प्राचीन काल से ही दैवीय रूप माना जाता है, तो स्त्रियों की भी क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये भी हमारा परम कर्तव्य है। दूसरा है हमारी गौरवशाली परंपरा और संस्कृति को समझे। यानी ऐसा कहा जाता है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपराएं हैं वो क्या है, सबसे प्राचीन हैं और भारत अपनी संस्कृति के लिए क्या है, विश्वविख्यात है और वैश्विक स्तर पर उसकी एक अलग छवि भी है। तो इसलिए ये क्या कारण है कि इसका आप महत्व समझें, यानी उसके महत्व को, उसकी इंपॉर्टेंस को आप समझें और उसके लिए क्या करें, उसकी रक्षा भी करें। वो बिगड़ने ना पाए। उस संस्कृति को आप जैसे पिछले हजारों सालों से वो चलती आ रही है, इसी तरीके से आपका परम कर्तव्य है कि आगे भी उसे चलाने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है छह हो गए हमारे 7। हाँ, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत
नदी जीव जिस प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत नदी जीव वन्य जीव आते हैं, जीव जंतु आते हैं, उनका संवर्धन करें व प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें, दया भाव रखें। ठीक है, नेक्स्ट है 8 क्या कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें, ये क्या कहता है? 9 कहता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। और 10 है 7, 8, 9, 10 कहता है व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। बढ़ने का प्रयास करें, ये बात कौन कहता है? हमारा 10 जो हमारा 10th फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है दोस्तों, देखो प्राकृतिक पर्यावरण की, अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत नदी जीव जंतु आते हैं। देखो ये भी पूछा जाता है, ये आपको A, B, C भी मिल सकते हैं, इन्हें आप कर लीजिएगा कि ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। तो यहां पर भी देखो, और कहां पर की गई है? फंडामेंटल ड्यूटीज 48 का A मैंने बताया था आपको, वहां पर भी की गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी आपका साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, आप चीजों को निष्पक्ष तरीके से सोचते हो, कि वही नहीं है कि रूढ़िवादी परंपराओं पर चल करके आप क्या हो रहे हैं कि आप उन्हीं को चला रहे हैं और उन्हीं के आधार पर कार्य करना चाहता है। यानी यहां पर क्या है, आपका अप्रोच साइंटिफिक होना चाहिए, मानववाद की आपके अंदर भावना होनी चाहिए, ज्ञान अर्जन यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या है, आपकी हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए। कोई बड़ा है छोटा है, जहां से आपको कुछ अच्छी चीज सीखने को मिल सकती है वहां से आपको ज्ञान करना क्या चाहिए, अर्जन करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आपने विगत कुछ समय में देखा देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि हमारे जो विरोध करता है, हालांकि विरोध करना एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन विरोध करते समय क्या है, हमारे लोग जो हमारे साथी हैं वो क्या है कि सबसे पहले कहां से शुरू होते हैं, विरोध का प्रदर्शन क्या करते हैं, वो सार्वजनिक संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। इन लोगों को ये नहीं पता कि ये जो संपत्ति है ये हमारे ही पैसे से डेवलप हुई है, हमारे के पैसे से के द्वारा ही सरकार ने इसे बनाया है। सरकार कहाँ से पैसा लेती है? आपसे लेती है, हमसे लेती है।
हमारे ही टैक्स से क्या है उस सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण हुआ है। तो अगर आप कहीं देखते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को कोई क्षति पहुंचाई जा रही है तो आपका परम कर्तव्य होना चाहिए कि आप उसे रोकने का प्रयास करें या ऐसा खुद भी न करें। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, ठीक है, व्यक्तिगत यानी कोई व्यक्तिगत तौर पर या फिर सामूहिक तौर पर अगर कोई इनोवेटिव कार्य कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए। ये बात है हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की। नेक्स्ट आता है 11वां कह रहा हूं। नेक्स्ट आता है 11। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 नहीं, 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने के अवसर प्रदान कराने चाहिए। प्रदान करें, ठीक है दोस्तों, ये बात कहता है हमारा ये। और यहाँ 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात इस तरीके से ये हुए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जिसके बारे में हमने एक समग्र अध्ययन किया। और आज आपका जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था, जहां से आपको एक एक आर्टिकल याद करने की जरूरत है, ये आपका सेगमेंट खत्म होता है। मैं आपको बताऊं एज इट इज जो प्रक्रिया मैंने जिस तरीके से आपको बताई है, उत्तराखंड PCS का जो 2016 का जो मेंस था उसमें ये पूछा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं, और लगभग 10 या 15 नंबर का सवाल था। तो आप देख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा लैंग्वेज के चक्कर में थोड़ा सा आपको बताने की कि सही लिखा जाए वो चीज़ है, लेकिन जब वहाँ पर अपनी भाषा में आपको लिखना होता है तो आपको समराइज करके चीज़ों की समझ होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको एक तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर मैं उसे समझाने पैराग्राफ में लिखूंगा तो मैं उसे अपने उसमें आसान ईजिली लिख सकता हूँ। क्योंकि बोर्ड पर लिखने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ों को कठिनाई पैदा होती है, तो उस वजह से थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। अदरवाइज आप पूरा प्रयास करिएगा, इन्हें 2 से 3 बार लिखने की प्रयास करिएगा, तो आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है कि 10 से 15 नंबर PCS के मेंस एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, काफ़ी पोस्टों का अंतर्गत आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं जो पढ़ाता हूं ना, आप ईमानदारी से यकीन मानिए कि आप उत्तराखंड का PCS भी इससे दे सकते हैं। ये आप जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन देख लेना, मेंस आए वो भी देख लेना और प्री आए वो भी देख लेना। इसमें मैं पूर्णतः विश्वस्त हूं कि ये बिल्कुल मैंने उस लेवल का आपको पढ़ाया। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा काफ़ी बड़ा सेगमेंट खत्म हुआ और नेक्स्ट में हम कार्यपालिका पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।